प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 3 अप्रैल 1991। समय है सुबह के 9:55 का। इस आधार पर जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली बनेगी मिथुन लग्न की। राशि इनकी बनेगी वृश्चिक राशि। देखा जाए तो मिथुन राशि जो है ये वायु तत्व की राशि होती है और ये जो वृश्चिक राशि है ये जल तत्व की राशि होती है। वायु और जल दोनों का काम सदैव प्रवाहित होते रहना है, जिस कारण से जातक को जीवन काल में ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जातक को जल्दी सफलता दिलाने का काम करते हैं। यहाँ यदि आप देखेंगे तो मंगल लग्न में विराजित भी है और लग्न मिथुन भी है। अब एक बात जरूर है लेकिन यहाँ पर कि लग्न और राशि दोनों का अगर आप विचार करेंगे तो इनके स्वामी आपस में मित्र नहीं है। मंगल और बुध में शत्रुता होती है, जिस कारण से जीवन काल में अन्य का सहयोग नहीं मिलता, जातक को अकेले अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जातक अपने दम पर सफलता अर्जित कर सकता है। फिर इसके अलावा यहां पर एक बात विचार कीजिए, सबसे प्रमुख मैं आपको कई बार बोल चुका हूं लग्न ही होता है। लग्न जो है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न होने से जातक के स्वभाव में चलो जल्दी जल्दी परिवर्तन आता होगा, जातक अधिक सोचता होगा, सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहता होगा। लेकिन यहाँ लग्न में ही मंगल ग्रह विराजित है। जब भी लग्न में मंगल विराजित होता है तो एक बात आती है कि जातक में जल्दीबाजी का स्वभाव, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। जातक सभी काम को किसी भी प्रकार से जल्दी करना चाहता है और कई बार उसी कारण से जातक को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। अन्य से कई बार धोखा भी मिलता है। फिर एक बात देखिए कि यहाँ पर ये जो मंगल है ये छठे भाव का भी स्वामी होता है और लाभ भाव का भी स्वामी होता है। अगर देखा जाए सबसे पहले छठे भाव की बात करें, छठे का स्वामी लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के दिए हुए पैसे फंस जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अन्य से व्यर्थ में शत्रुता मोल लेना पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ में शत्रुता का सामना करना पड़ता है। जब भी आप देखते हैं कि छठे का स्वामी लग्न में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक कोई ऐसे काम करता है जहां पर अन्य को अपने अंडर में लेकर चलना हो या जोश दिखाना हो, ऊर्जा से युक्त काम करना हो, रिस्क लेना हो। छठा भाव इन सब चीजों का है। या किसी भी लोगों की रक्षा करना हो, तो इस तरह के कार्यों में कई बार ये बढ़ोतरी करता है। अब मंगल जैसा ग्रह बैठा है तो ऊर्जा से जुड़े कार्यों को तो जोड़ता ही है, लेकिन कई बार क्रोध की मात्रा थोड़ी अधिक रहती है, जिसके कारण अन्य से तालमेल कमजोर होता है। अच्छी बात यह है कि देखो यहाँ पर लाभ का स्वामी होकर मंगल लग्न में है तो ये यहाँ पर महाधनी योग का निर्माण करेगा। धन की समस्या कभी नहीं आने देगा। धन आते जरूर अच्छा रहेगा, धन आगमन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। फिर एक और बात देखिए कि यहाँ लग्न के स्वामी को अगर आप देखेंगे तो बुध यहाँ कुंडली के लाभ भाव में है। लाभ भाव में जब बुध है तो ये लग्न का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी लाभ भाव में होता है तो ये जातक को दोस्त मित्र आदि से जोड़ता भी है, सभी के लिए अच्छा करता भी है। लेकिन ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि जब भी लग्न का स्वामी लाभ भाव में विराजित होता है तो जातक को लाभ की प्राप्ति कराता है। ये भी यहाँ पर महाधनी योग का ही परिणाम देता है। ये जरूर है कि यहाँ मंगल और बुध ने राशि परिवर्तन किया है। मंगल बुध की राशि में है और बुध मंगल की राशि में है, जिस कारण से यहाँ पर ये राशि परिवर्तन योग यहाँ बन गया है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात देख पाएंगे कि जब राशि परिवर्तन योग यहाँ बना है तो ये दोनों की दोनों ग्रह धन आगमन में तो कभी समस्या नहीं देंगे, धन तो आता रहेगा जातक के पास, ये आप देख पाएंगे। ऊपर से लाभ भाव में 2 शुभ ग्रह विराजित है। लाभ भाव में जब 2 शुभ ग्रह विराजित होते हैं तो जातक को जो लाभ होता है वो ईमानदारी से होता है, अच्छे कर्मों से होता है। जातक अपने दम पर मेहनत करता है और उसी से अच्छी मात्रा में लाभ भी कमा पाता है, ये देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर एक अच्छी बात है, एक अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति है। फिर यानी एक बात कही जा सकती है कि यहाँ पर ये मंगल का और शुक्र बुध का प्रभाव धन के लिए तो बहुत बढ़िया है। धन आगमन अच्छी मात्रा में कराते रहेगा। जातक की इच्छा भी धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी करवाते रहेगा। यह है कि यहाँ पर शुक्र को देखेंगे तो वो 12वें का स्वामी होकर के बैठा है, जो कि खर्चे भी करवाते रहता है
लेकिन धन की प्राप्ति भी करवाते रहता है। सब पंचम का स्वामी भी है, जब तक अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से आगे बढ़ता है सरकारी क्षेत्रों में अच्छा नाम भी मिल जाता है, कई बार ये भी देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी बढ़िया पोजीशन है। फिर देखिए यहाँ दूसरे भाव का अगर विचार करें, दूसरा भाव का जो स्वामी है वो यहाँ चंद्रमा बनता है। चंद्रमा को आप देखेंगे कुंडली के अपने छठे भाव में है और वो भी नीच राशि वृश्चिक राशि में है। अब अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का कुंडली के छठे भाव में विराजित होना, वो भी अपनी नीच राशि में, ये दर्शा रहा है कि दूसरे भाव के प्रभाव कमजोर मिलेंगे। दूसरा भाव व्यक्ति की वाणी को दर्शाता है, दूसरा भाव कुटुंब को दर्शाता है, दूसरा भाव धन बचाने की स्थिति को दर्शाता है। तो ये संभव है कि ऐसा व्यक्ति धन न बचा पाए, आ तो अच्छी मात्रा में जाता हो लेकिन खर्च हो जाए या कम बच पाए, या जैसा मैंने मंगल के कारण कहा कि अन्य को दिए हुए पैसे फंस जाए, जल्दी प्राप्त ना हो पाए। ये प्रभाव यहाँ पर ये चंद्रमा निर्मित कर सकता है, क्योंकि छठे भाव में कमजोर होता है। ये चंद्रमा स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी बीमारियां देता है, सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियों का प्रभाव तो देता ही है। चंद्रमा माता का कारक है, तो कमजोर होने पर माता का सुख कम मिल पाता है, माता का जो लंबा सांस मिलना चाहिए उसकी कमी कई बार हो जाती है। तो ये प्रभाव भी यहाँ पर ये चंद्रमा दर्शा रहा है, जो जातक के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना इस चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसीलिए चंद्रमा सबसे कमजोर ग्रह के रूप में आएगा। अगर आप देखेंगे इस चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि जातक दूसरों पर जल्दी विश्वास करेगा, उससे धोखा भी मिलेगा। फिर ये अकेला चंद्रमा भी मानसिक अशांति या चिंता तो प्रदान करता ही है। स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है, जल्दी ही जातक स्वभाव मतलब बदल लेता है, और ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि मन में चिंता रहती है जातक के। फिर एक बात यहाँ देखेंगे आप कि कुंडली में ये अच्छी बात है बस कि इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो एक योग आपने सुना होगा केमद्रुम दोष जिसे कहा जाता है, उसका कैंसिलेशन जरूर यहाँ पर हो गया है, तो उससे जातक का थोड़ा बचाव हो जाता है। अन्यथा ये देखने को मिलता है कि चंद्रमा पूरी तरह अकेला हो, दृष्टि आदि भी किसी की न हो, तो वो समस्या अधिक प्रदान करता है, बल्कि जीवन काल में जो भी मिलता है ऐसे व्यक्ति को वो सब जातक के द्वारा छीन जाता है, या जातक को वापस प्राप्त फिर नहीं हो पाता, इस तरह की बात होती है। लेकिन यहाँ तो गुरु की दृष्टि है तो ऐसा प्रभाव नहीं बनेगा। यहाँ पर ये गुरु ही दर्शा रहा है कि जीवन काल में भले थोड़ा मतलब धन कम बच पाए, लेकिन धीरे धीरे करके जातक अपने धन का मैनेजमेंट सही कर लेगा। बल्कि ये देखने को मिल सकता है कि अपने सुखों में वृद्धि कर ले, यानी अगर हाथ में पैसे बचाने की अपेक्षा जातक ये करे कि प्रॉपर्टी खरीद ले, सोना चांदी कुछ खरीद ले, तो वहां पर पैसे सेव भी हो जाएंगे और जातक के पास एक धन की स्थिति भी अच्छी बन जाएंगी। तो ऐसा काम जातक कर सकता है। यहाँ पर फिर एक बात देखिए, गुरु और केतु दोनों ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में है। ये जातक को भोला बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला बनाते हैं। लेकिन गुरु केतु के योग में एक बात देखने को मिलेगी, ऐसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मतलब कुछ गलत कर रहा होगा तो उसके सामने मुंह पर ही जो बात होंगी सच बोल देगा, वो फिर सामने वाले को चुप जाए या सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति सामने ही मुंह पर उसकी बात बोल देगा, जिससे ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगेगा और हो सकता है ऐसे व्यक्ति से दूर भी हो जाए। तो ये गुरु केतु ये करवाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी कि जातक को अच्छे कार्य करने वाला बनाकर रखते, जातक अच्छे काम करते रहता है जो जीवन में उन्नति का कारण बनता है, और जातक के अच्छे काम ही उसे धीरे धीरे करके एक शुभ स्थिति तक ले जाते हैं। तो दूसरे भाव में जो भी उच्च राशि का गुरु है तो ठीक ही कहा जाएगा, थोड़ा केतु के प्रभाव में हो जाने से सकारात्मक हो जाएगा। उससे क्या है कि इसके जो गुरु के नकारात्मक फल मिल सकते थे वो उतने नहीं मिलेंगे। बस ठीक है, केतु के साथ है तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, बाहर के भोजन से बचाव करें, सात्विक भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं देखने को मिलेंगी। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी इसके बाद अगर हम अन्य ग्रहों की चर्चा करें तो देखिए तीसरे भाव का जो स्वामी होता है सूर्य बनता है। सूर्य कुंडली के दशम भाव में विराजित है। तीसरे का स्वामी दशम में होता है तो कई बार व्यक्ति को कार्य के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, या कई बार तीसरे भाव से जुड़ा यानी पराक्रम, मेहनत, जहां पर अपनी ऊर्जा से काम करना हो, ऐसे किसी कार्य के अंदर व्यक्ति जुड़ जाता है और ऐसे किसी काम में आगे बढ़ता है। ये भी कई बार देखने को मिला है, तो वो भी कोई खराबी की बात नहीं है। सूर्य यूं भी दशम में दिग्बली होता है। दिग्बली सूर्य मान सम्मान प्रदान करता है और शासन प्रशासन में पकड़ बनाता है, सरकारी क्षेत्रों में जोड़ता है और जल्दी लाभ कराता है। ये भी देखने को मिला है दशम में होकर के। यहाँ ये जरूर है कि शनि की दृष्टि है तो पिता से तालमेल कमजोर रहे, पिता का सुख न मिले, या कार्य क्षेत्र में भी अन्य जो उच्च अधिकारी रहे उनका जो जितना अच्छा सपोर्ट मिल जाना चाहिए उसकी थोड़ी कमी रहे, ऐसा कुछ प्रभाव आ सकता है। लेकिन फिर भी सूर्य है तो दशम में, तो अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति
कार्य क्षेत्र में अच्छी पोजीशन अवश्य अर्जित कर लेता है, ऐसा कहा जाएगा। बाकी आप यहां पर देखिए कि इनकी कुंडली के अंदर जो शनि है वो कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ में है। शनि राहु की युति है कुंडली के अष्टम में। देखो यहां पर राहु केतु की डिग्री बहुत कम है, तो हो सकता है अगर आप अन्य कोई वर्ग चार्ट आदि देखेंगे या फिर हो सकता है अन्य कोई सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएंगे तो हो सकता है केतु यहाँ लग्न में आ जाए और राहु सप्तम में आ जाए। लेकिन जहां तक मैं इनके प्रभाव को मिला पाया तो उससे अधिकतर प्रभाव यहीं पर मैच कर रहा है। तो शनि राहु का प्रभाव जो यहाँ पर आ रहा है एक साथ, शनि राहु क्या है ना, किसी भी चीज को गहराई तक सीखना, खोजना, जानना, उसके लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा रहस्यमय बना देते हैं। जातक कई बार अपने आप में रहने वाला भी हो जाता है, लेकिन धार्मिक कार्यों से व्यक्ति जुड़ा रहता है। शनि है भी अपनी राशि में, तो ये कहीं ना कहीं जातक को भाग्य का प्रभाव भी अच्छा ही दिलाएंगे। भाग्य के चलते भी व्यक्ति के बहुत सारे काम बनेंगे, तो इसलिए इतना खराब इस शनि राहु के योग को नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर ये भी है कि अष्टम में जब शनि राहु देखने को मिले तो जातक की रुचि अपना शेयर मार्केट में, ज्योतिष में या ऐसे ही अन्य रहस्यमय विषयों में रहती है, ये भी देखने को मिला है। जो भी कोई विशेष खराब नहीं होता जातक के लिए, इन चीजों को सीखना अच्छा ही रहता है, कोई विशेष खराबी उत्पन्न नहीं करता। तो ये भी ठीक है। यहाँ शनि जरूर अष्टम में होकर संघर्ष करवाते हैं, अन्य का सहयोग कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब तक अपने दम पर मेहनत करते रहे ईमानदारी से तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है और जीवन में अच्छी उन्नति मिलती है। शनि राहु से थोड़ा पेट की समस्या रहती है, पाचन आदि में दिक्कत रहती है कई बारी, ये भी देखने को मिला, क्योंकि अष्टम भाव जो है अगर यहाँ पापक ग्रह हो तो इस तरह की बातें देखने को मिली है। तो ये कुछ प्रभाव कुंडली का आ रहा है। अब अगर हम दशा को देखें तो बुध की महादशा अब तक चल रही है जो अगस्त 2025 तक है, और बुध में शनि का प्रभाव दिसंबर 2022 से है। अब देखा जाए तो बुध से दशम भाव में शनि है, कार्य क्षेत्र आदि के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन बुध में शनि के अंदर जातक को अन्य से धोखा मिले, दोस्त मित्र आदि का इतना सहयोग न मिले, या बुध में शनि के अंदर व्यक्ति जमीन आदि या कुछ सुखों में वृद्धि करना चाहे तो उसका प्रभाव थोड़ा कम मिल पाए, ऐसी कुछ स्थिति थोड़ी अधिक देखने को मिल सकती है। तो ये तो है कि जब तक यहाँ शनि का प्रभाव है, जातक यदि प्रयास करेगा खुद का घर या जमीन आदि लेने की, तो उसमें थोड़ी रुकावटों का सामना अधिक करना पड़ेगा। और यहाँ फिर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा शनि अष्टम में है ना, चूंकि तो जमीन क्षेत्र के कारक होते हैं शनि, तो जमीन आदि प्राप्त करने में थोड़ा संघर्ष का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। तो ये एक समस्या जरूर अभी शनि की दशा में रहेंगी। बाकी एक बात है कि देखो अगस्त 2025 से ये बात देखने को मिलेंगे कि केतु की महादशा प्रारंभ हो जाएंगी। केतु को देखा जाए तो वो जरूर ऐसे ग्रह की राशि में है जो स्वयं नीच राशि के अंदर बैठा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि केतु उच्च के ग्रह के साथ में है, जिस कारण से केतु का प्रभाव सकारात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलना, प्रमोशन मिलना, अच्छा स्थान मिलना, या फिर जैसे गुरु जो है वो सप्तम का भी स्वामी है, दशम का भी है, तो कई बार सरकारी क्षेत्र से कोई मतलब रहने का स्थान, जैसे सरकारी क्वार्टर वगैरह होता है, वो मिल जाता है वहां पर, और उसमें रहने का प्रभाव बन जाता है ऐसी अवस्था के अंदर, क्योंकि 4 नंबर की राशि घर की राशि है, तो वो प्रभाव भी बन जाता है। तो इसलिए ये कहा जाएगा केतु का प्रभाव जातक को अच्छा परिणाम देगा, सहयोग दिलाएगा, और बल्कि ये भी देखने को मिलेगा कि जातक इस समय अवधि पर, हाँ बस एक बात ध्यान रखें इस समय पर भी कि किसी अन्य पर विश्वास ना करें, अन्य को धन ना दें, तो धन फंस भी सकता है, क्योंकि छठे में के चंद्रमा है, मंगल लग्न में है, तो दिया हुआ पैसा फंसना या डूब जाना, इस तरह की बातें बढ़ती है, उससे बचना चाहिए। बाकी अपने दम पर जातक कोई भी काम करे अच्छा रहेगा, और ये कोशिश करे कि मतलब अभी के समय पर वैसे तो जमीन आदि का प्रभाव केतु के अंदर शुक्र जब लगेगा, शुक्र यानी 2026 के जनवरी से लेकर के 2027 के मार्च तक का समय शुक्र का रहेगा। शुक्र दर्शा रहा है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जातक को अच्छा कोई मतलब घर वगैरह के योग बना देगा, या फिर सरकारी क्वार्टर वगैरह कुछ दिला दे, उस तरह के योग बना देगा, तो वो बात भी यहाँ पर अच्छी है। हालांकि एक और बात है यहाँ पर कि अगर सरकारी की ही बात है तो शनि भी कोई उसके लिए खराब नहीं है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है। और अभी आप देखेंगे सितंबर 24 से लेकर के नवंबर तक तो अपने मंगल का प्रभाव भी है शनि में, तो मंगल भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, और मंगल भी जमीन आदि के लिए कारक होता है। वर्तमान समय में चंद्रमा का असर है, देखिए 3 जुलाई से लेकर 23 सितंबर तक बुध
में शनि की अंतरदशा है और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है। अब चंद्रमा में एक बात ध्यान रखना है, अन्य पर विश्वास करके धन कहीं पर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे धन फंस सकता है या जिस पर विश्वास किया जाए उससे धोखा मिल सकता है, उससे बच जाया जाए। उसके बाद मंगल लगेगा, मंगल में फिर भी कोशिश करें कोई पहचान का व्यक्ति हो और कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बना करके आगे बढ़ेंगे तो ठीक प्रभाव मंगल का मिल जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं रहेंगी। और फिर एक बार यही है कि जब अगले साल अगस्त में ये दशा समाप्त होंगे तो केतु लगेगा और केतु इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, स्वयं के घर आदि के योग भी बनाएंगा और ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेनली जातक को यही कोशिश करना चाहिए कि मेनली अभी तो ये कोशिश करे कि शनि को थोड़ा शुभ कर ले, जिससे घर आदि के योग अच्छे बन जाए। बाकी चंद्रमा और मंगल को ठीक कर लेने से एक बात हो जाएगी कि जातक को जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है अन्य से धोखे वाला या अधिक क्रोध आ जाने वाला, वो सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जातक को कुछ उपाय अभी बताए जाएंगे, वो जातक को करना चाहिए। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहें तो कुंडली आपके समक्ष है, दशा आदि आप देख ही पा रहे हैं, आपके पास जन्म की डिटेल से भी आप देख पा रहे हैं। तो आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे तो आप बताइए। बाकी देखिए, उपाय के रूप में मैं समझता हूं छठे भाव में पहले चंद्रमा का उपाय अगर किया जाए जिससे धन बचे और कहीं ना कहीं अन्य से धोखा ना मिले, तो उसके लिए व्यक्ति को यह करना चाहिए कि छठा भाव जैसे दर्शाता है मजदूर वर्ग के लोगों को, लेबर वर्ग के लोगों को, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको छठा भाव दर्शाता है, जो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उन्हें छठा भाव दर्शाता है। तो अगर ऐसे किन्हीं लोगों को अगर जातक के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को खाने की कोई वस्तु, फूड में कुछ भी, वो अनाज हो या फिर कुछ घर में बना हुआ कुछ भोजन हो, ये हर मंगलवार की मंगलवार अगर जातक देता रहे तो इससे इस चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होगा, जातक को सकारात्मक परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर जातक को एक काम ये भी करना चाहिए कि जातक अपने गले में एक चांदी की चेन, थोड़ी मोटी सी चांदी की चेन पूर्णिमा के दिन सुबह के समय धारण करें, तो ये भी जातक को अच्छा परिणाम देगा। बाकी शिव जी की आराधना करना ये तो चंद्रमा के लिए अच्छा होता ही है, तो वो भी जातक को कर लेना चाहिए। बाकी अगर चंद्रमा के अलावा हम देखें तो मंगल का प्रभाव जातक को क्रोध दिलाता है और जल्दीबाजी में कई बार गलत निर्णय भी करवाता है, अपमान का सामना भी करना पड़ जाता है उसके कारण। तो इसलिए मंगल के चलते व्यक्ति को एक काम ये करना चाहिए कि वैसे चांदी पहनने से मंगल का प्रभाव थोड़ा मध्यम होगा, लेकिन उसके अलावा एक काम ये भी करना चाहिए कि मंगल का प्रभाव अच्छा करने के लिए जातक को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ तो कम से कम करना चाहिए। जातक अगर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड कर सके तो ये अति उत्तम होगा, इससे बहुत हद तक जातक की जो भी समस्याएं होंगी सारी दूर हो जाएंगी, घर का योग, जमीन का योग भी जल्दी बनेगा और बिना किसी चिंता के जातक को अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ स्थिति यहाँ पर जातक की बन रही है, यही जो उपाय मैंने बताया है वो करना अच्छा रहेगा। रत्न के रूप में वैसे तो इस कुंडली के अंदर शुक्र सबसे कारक या सबसे प्रमुख ग्रह होता है, लेकिन मैं समझता हूँ बुध को बलवान करने से लग्न और लग्नेश दोनों बलवान हो जाएंगे, जिससे जातक को ज्यादा अनुकूल प्रभाव मिलेगा। हाँ, ये है कि बुध को बलवान करने से खर्च बढ़ सकते हैं, खर्च की बात ये बुध दर्शा रहा है। अगर खर्च ज्यादा है और चाहते हैं कि खर्च ना बढ़े तो फिर बुध का रत्न ना पहने। लेकिन अगर ये है कि चलो खर्च से इतनी समस्या नहीं है, बस चाहते हैं कि सभी प्रकार से जो मान सम्मान है, सुख है, उसमें वृद्धि हो, तो बुध का रत्न धारण किया जा सकता है, उससे कोई समस्या देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी जैसा मैंने कहा, आगे की दशा थोड़ी और अच्छी है, केतु की दशा, जो कि ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेंगी और उन्नति के ही योग बनाएंगी। तो ये कुछ प्रभाव है। देखो, कुछ कह सकते हैं कि हाँ शनि राहु है तो इसलिए शापित दोष बनता है, तो अष्टम भाव में है ना, तो इसीलिए मैंने कुछ खाने की वस्तु दान करने को कहा है। जातक चाहे तो गरीब व्यक्ति के अलावा अगर किसी गौशाला में या कहीं मतलब गाय वगैरह को भी पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति के दिन, संक्रांति से मतलब है कि हर महीने जब सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करता है 15-16 के आसपास, उस समय जातक को ये करना चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। तो इससे व्यक्ति के इन ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होगा और जीवन में उन्नति की स्थिति जो है वो बढ़ती नजर आएंगी। तो ये काम बस जातक को करना चाहिए, जिससे देखने को मिलेगा कि जातक की जो स्थिति है वो भी अच्छी हो जाएंगी और जातक संतुष्ट होकर सुखी जीवन यापन कर पाएगा। बाकी आप प्रिय दर्शकों इनके विषय में जो बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।